जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से विदित है कि ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो चल रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री क्लासेस में हम जो प्राचीन इतिहास है उसको भी कवर कर चुके हैं और जो मध्यकालीन इतिहास है उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मध्य प्रदेश के संबंधित जो क्लासेस हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है और मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है इससे संबंधित लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में आपके लिए इथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, पेपर 4 की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी दार्शनिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो उन वीडियोज को भी आप वहां जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास का जो कुछ पोर्शन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। उसमें जो पिछले वीडियो में हमने देखा था वो क्या था, जो हमारा सल्तनत कालीन इतिहास है, सल्तनत कालीन जो वंश है उनका मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव रहा, और साथ ही साथ मालवा के जो वो वंश आए, ठीक है, जिसमें आपका गौरी वंश था, ठीक है, और आपका खिलजी वंश था, और गुजरात के कुछ स्थानीय शासक थे, इनका जो वंश था इसके संबंध में भी हमने चर्चा की हुई है। आज जो देखने वाले हैं हम मुगल का आपका जो मध्यकालीन इतिहास है मध्य प्रदेश का, उसमें मुगल वंश देखेंगे। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास देखेंगे और साथ ही साथ आपका इसमें हम गोंड वंश का शासन भी देखेंगे। ठीक है, गोंड वंशी शासन देखेंगे, रानी दुर्गावती के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं आपका टॉपिक। सबसे पहले इसमें आता है बाबर। ठीक है, मुगल काल में सबसे पहले कौन आएगा, बाबर। तो इसमें क्या हुआ, 1526 से 1530 तक इसका क्या था, टोटल टाइम पीरियड था, शासन किया इस दौरान। कल जब हमने पढ़ा था वहाँ पर आपका सल्तनत काल, तो उसमें हमने मेदिनी राय के बारे में चर्चा की थी कि मेदिनी राय को क्या किया गया था, गवर्नर नियुक्त किया गया था चंदेरी का। ठीक है, तो उसी मेदिनी राय की हम वापस चर्चा करते हैं आज कि चंदेरी का युद्ध होता है बाबर का कब, 1528 में। कल हमने इस चीज़ को चर्चा की थी कि मेदिनी राय को बाबर क्या करेगा, 1528 में चंदेरी के युद्ध में पराजित करके चंदेरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। ठीक है, गुजरात के बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में हराएगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह को ये मंदसौर के युद्ध में हराएगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर क्या करेगा, अपना अधिकार स्थापित करेगा। ठीक है, पुनः यह राज्य स्वतंत्र होगा, जिसे बाद में क्या कर लेगा, हुमायूं जीत लेगा। तो ये क्या था, बाबर का इसमें मध्य प्रदेश के उसमें प्रभाव था, जिसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी वो क्या है, चंदेरी का युद्ध। इसके बाद आता है आपका हुमायूं। ये 1531 से 1556 तक शासन करेगा। बाद में कौन आ जाएगा, शेरशाह सूरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहादुर शाह को हराएगा, मालवा पर क्या करेगा, अपना अधिकार करेगा। मल्लू खान और सिकंदर खान को उज्जैन पर शासन का अधिकार प्रदान करेगा, और कालिंजर के चंदेल राजा ने हुमायूं की अधीनता क्या की थी, स्वीकार करी थी। ठीक है, तो ये क्या है आपका हुमायूं के संबंध में जानकारी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका शासन आता है वो कौन है, आपका शेरशाह सूरी, सूरी वंश। ठीक है, जो क्या करेगा, दिल्ली की सत्ता में सिर्फ 5 वर्ष के लिए बैठेगा। यहाँ पे जो टाइम पीरियड कालखंड लिखा हुआ है सबका, ये उनका दिल्ली की सत्ता के हिसाब से कालखंड लिखा गया। ठीक है, कि 1526 से 1530, 1531 से 1556, 1540 से 1545, ये दिल्ली में उनका कितने वर्ष तक शासन का रहा दिल्ली की सत्ता में, उसके हिसाब से है। ठीक है, तो अब शेरशाह सूरी क्या होगा, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी मालवा की ओर आक्रमण करेगा तथा मल्लू खान और सिकंदर खान को मालवा के क्षेत्र को सूरी वंश के अंतर्गत मिला लेगा। जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो आपका हुमायूं था वो 2 व्यक्तियों के यहाँ अपॉइंट करके जाता है, मल्लू खान और सिकंदर खान। तो जब आपको उसका शासन आएगा शेरशाह सूरी का, तो वो इन दोनों को क्या करेगा, हरा करके मालवा को अपने उसमें मिला लेगा, और मालवा का सूबेदार किसको नियुक्त करेगा, शुजायत खान को नियुक्त करेगा। ठीक है, मालवा का सूबेदार कौन नियुक्त होगा, शुजायत खान नियुक्त किया जाएगा। 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया, वहां के शासक पूरनमल को धोखे से पराजित किया। ये चूंकि यहाँ पे किया क्या इसने, शेरशाह सूरी ने रायसेन के जो राजा को हराया 1543 में धोखे से, तो ये क्या था, कायरतापूर्ण क्या था, एक्ट था, कायरतापूर्ण काम किया उसने। इस कारण इस अभियान को शेरशाह का क्या कहा जाता है, काला धब्बा अभियान कहा जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना इसको कि शेरशाह के किस अभियान को उसके जीवन का काला धब्बा के रूप में जाना जाता है।
तो वो कौन सा है आपका, रायसेन पर उसके द्वारा किया गया आक्रमण 1543 का। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी के बाद कौन आता है शासन में, सत्ता में, अकबर। ठीक है, तो 1556 से 1605 तक क्या करेगा, वो शासन करेगा। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने आदम खान के नेतृत्व में 1561 में कहाँ विजय प्राप्त की, मालवा पर विजय प्राप्त की। कल हमने पढ़ा हुआ है कि अकबर का जो सेनापति आदम खान था उसका नेतृत्व किससे हुआ था, बाज बहादुर से हुआ था। कब हुआ था, 1561 में हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, मांडू के शासक बाज बहादुर और अकबर के सेनापति आदम खान, वही चीज आ गई। 1561 में सारंगपुर का युद्ध होगा जिसमें बाज बहादुर पराजित हो जाएंगे, बाद में क्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। मालवा पर मुगल राज्य स्थापित हो जाएगा, बाज बहादुर की हार के बाद मालवा पर मुगलों का राज्य स्थापित होगा पूर्ण रूप से। अकबर के सेनापति आसफ खान और गोंड राज्य की रानी दुर्गावती के मध्य 1564-1565 में क्या होगा, युद्ध होगा। ये एक फेमस युद्ध है, गोंडवाना का युद्ध जिसको बोलते हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगी इसके बारे में। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। यहाँ पे अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आसफ खान कर रहा था। इस युद्ध में क्या हो जाएगा, अकबर की विजय हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो अभियान चला वो क्या था उसका, तो अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ किले का था। बुरहानपुर का जो असीरगढ़ का किला है निमाड़ क्षेत्र का, वहां का था। 1601 में क्या करेगा, उसको जीतेगा। ये दक्षिण के अभियान की बात की जा रही है। ठीक है, इस युद्ध में असीरगढ़ का शासक कौन था उस समय, मीरन बहादुर, वो पराजित हो जाएगा। ठीक है, मीरन बहादुर क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। तो ये क्या था दोस्तों, पूरा आपका अकबर का उसमें क्या था, शासनकाल था। इसके बाद वहां पे सत्ता में कौन आता है, बड़े स्तर पर जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश में रहेगा, वो वहाँ दिल्ली का वो मुगल शासक जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे अब बीच में कौन आ जाएगा आपका, जहांगीर आ जाएगा। ठीक है, पर उसका वहाँ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो औरंगजेब आता है, उसका यहाँ पे क्या था, औरंगजेब के शासनकाल में मालवा बुंदेलखंड पर मुगल पुनः क्या करेंगे, आधिपत्य स्थापित करेंगे, पूर्ण आधिपत्य। 1661 में ओरछा के राजा चंपत राय ने मुगलों की अधीनता न स्वीकार करते हुए क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अच्छे से याद रखना है आपको, चंपत राय कौन थे, ओरछा के राजा थे। उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्हें क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब चंपत राय जो जी थे, उनके चंपत राय के पुत्र का नाम क्या था, महाराजा छत्रसाल। ठीक है, तो चंपत राय के पुत्र छत्रसाल भय के कारण क्या हो जाएंगे, मुगल सेना में शामिल हो जाएंगे। ये वही छत्रसाल जो हैं जो आगे चलकर बुंदेलखंड के शासक बनेंगे। ठीक है, जब मुगल सेना मराठों पर आक्रमण करती है तब छत्रसाल शिवाजी महाराज से क्या होते हैं, प्रभावित होकर के उन्हें सेवा देने लगते हैं और शिवाजी उन्हें बुंदेलखंड जाकर के युद्ध प्रारंभ करने की सलाह देते हैं। क्या हुआ कि चंपत राय जी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जो वो थे छत्रसाल जी थे, वो क्या हो गए, डर के मारे मुगल सेना में शामिल हो गए। पर बाद में वो किसके संपर्क में आए, शिवाजी महाराज के संपर्क में आए और शिवाजी महाराज की सहायता करने लग गए। उसके बाद शिवाजी महाराज की प्रेरणा से, उनके आज्ञा अनुसार वो कहाँ लौट करके आते हैं, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में अपना सत्ता जमाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वो शासन चालू करते हैं। 1705 में छत्रसाल को औरंगजेब से क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ी और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात छत्रसाल क्या हो जाते हैं, बुंदेलखंड के स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। तो इस कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, छत्रसाल का औरंगजेब का यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा आपका मुगल कालीन सत्ता का मध्य प्रदेश से संबंध था, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल को देखा। शेरशाह सूरी मुगल का संबंध मुगल काल से ना होके सूरी वंश से है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वंश आता है मुगल आपका मध्यकाल में, वो है गोंड राज्य, गोंड वंश। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य का, वहाँ गोंड राज्य क्या हुआ, विस्तृत हुआ, स्थापित हुआ। अकबरनामा में गोंड राज्य को क्या कहा गया है, गढ़ा कटंगा कहा गया है। अकबरनामा में गोंड राज्य को क्या कहा गया है, गढ़ा कटंगा कहा गया है। इसी कारण जब आप पढ़ते होंगे, अगर आप फोकलोर सुनते हो, ठीक है, फोकलोर में जो गोंडवाना का युद्ध है उसको गोंडवाना का युद्ध न बोल करके क्या बोला जाता है, गढ़ा कटंगा का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गढ़ा कटंगा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है,
अब ये जो गोंड राज्य था वो 3 उसमें शाखाओं में विभक्त था। कौन कौन सी शाखाएं? गढ़मंडला जो मेन शाखा है, इसके अलावा देवगढ़ का गोंड राज जो छिंदवाड़ा में है, और खेड़ला का गोंड राज जो कि बैतूल में है। ठीक है, इस पूरे गोंड वंश के संस्थापक कौन थे? यादव राय थे, जबकि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? संग्राम शाह जी को माना जाता है। ठीक है, इसमें जो गढ़मंडला का गोंड राज्य उसको देखते हैं, बाकी फिर देवगढ़ और बाकी का जो आपका खेड़ला है उसको देखेंगे। तो गढ़मंडला का जो गोंड राज्य है, इनके महानतम शासक संस्थापक कौन हुए? संग्राम शाह हुए, जो कि वास्तविक रूप से यही संस्थापक माने जाते हैं, जिनका असली नाम क्या था? आम्हण दास। आम्हण दास। इनके सिक्कों में इन्हें क्या बताया गया है? पुलत्स्य वंशी बताया गया है। मतलब पुलत्स्य ऋषि के क्या थे? लीनियज में आते थे, उनकी वंशावली में आते थे। इनके समय में गढ़मंडला में कितने? 52 राज्य संग्रहित थे, छोटी छोटी 52 रियासतें थी इनकी गढ़मंडला में। इसमें जबलपुर, मंडला, दमोह, बालाघाट, छिंदवाड़ा ये पूरा क्षेत्र आता था। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र दलपत शाह क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। पर दलपत शाह की क्या हो जाती है? अचानक से असमय मृत्यु हो जाती है। इस कारण दलपत शाह जी की जो पत्नी थी रानी दुर्गावती, वो क्या बनती हैं? अब गढ़मंडला की शासिका बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक गोंड राज समझ में आएगा कि उसकी 3 शाखाएं थी, जिसमें मेन शाखा क्या थी? गढ़मंडला वाली, गढ़कटंगा वाली शाखा। गढ़कटंगा नाम अकबरनामा में दिया हुआ है। इस चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब जो आता है आपका, उसमें आता है रानी दुर्गावती का। ठीक है, तो रानी दुर्गावती का जैसे आपको टाइम पीरियड देखा जाए तो 1550 से कब तक का? 1564 तक का। ठीक है, 1564 तक क्यों है? क्योंकि 1564 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है गोंडवाना के युद्ध में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? गढ़ा कटंगा का भी युद्ध बोला जाता है। अब इस दौरान हुआ क्या, इनके बारे में देख लेते हैं। तो चंदेल शासक, देखो जो जब हमने वहां पे पढ़ा था चंदेल वंश के बारे में, तब चंदेल वंश में जो वहां का शासक हुआ, अंतिम शासक, उसकी जो अंतिम संतान थी, ठीक है, चंदेल वंश के जो शासक हुए कीरत सिंह, उनकी जो संतान के रूप में अंतिम व्यक्ति जो बचता है वो कौन थी? आपकी रानी दुर्गावती। ठीक है, तो चंदेल शासक सालवाहन की पुत्री थी रानी दुर्गावती, जिनका विवाह किससे हुआ था? संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। ठीक है, संग्रामपुर किले दमोह पर इनकी क्या है? संग्रामपुर का जो किला दमोह है, वहां पर इनने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 1550 में क्या होता है? दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु होती है। इसके कारण क्या होता है? रानी दुर्गावती होती वहां की शासिका बन जाती है। ठीक है, और वो अपने पुत्र वीर नारायण के नाम से क्या करती हैं? शासन चालू करती हैं। दलपत शाह और रानी दुर्गावती का एक पुत्र था वीर नारायण, जिसके नाम से वो क्या करेंगे? अब शासन चालू करेंगे। ठीक है, अकबर के सेन अब फाइनल क्या होगा? जैसा कि हमने पढ़ा कि 1561 में क्या होगा? 1561 में आपका संग्रामपुर का युद्ध होगा। ठीक है, 1561 में सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर के युद्ध में क्या हुआ था? इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारंगपुर के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व तो आदम खान द्वारा किया गया, जिसका युद्ध किससे होता है? मालवा के उस समय के शासक बाज बहादुर से युद्ध होता है। बाज बहादुर की उसमें क्या होती है? पराजय होती है। और उसी के लगभग 3 से 4 साल बाद उसी सेनापति द्वारा, आदम खान या आसफ खान द्वारा क्या किया जाएगा? आपके गढ़ाकटंगा के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे आपको क्या होगा? ये युद्ध देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अकबर के सेनापति आसफ खान द्वारा 1564 में क्या किया गया? रानी दुर्गावती के साथ युद्ध हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती की पराजय हो गई। पराजय का रानी दुर्गावती को क्या हुआ? एहसास हो गया। इस कारण उनने क्या किया? स्वयं क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। ठीक है, इतिहास में जो ये घटना हुई वो किस नाम से जानी जाती है? इतिहास में इस घटना की तुलना जॉन ऑफ आर्क की घटना से तुलना की जाती है, और साथ ही साथ इस घटना की तुलना रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके एक तरीके से उनसे कंपेयर किया जाता है इसको। ठीक है, इसके पश्चात मुगल शासन क्या हो जाएगा? गोंड राज्य पर अपना संपूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लेगा। ठीक है, इस समय जो प्रमुख गोंड शासक हुए वो कौन कौन से थे आपके? तो मधुकर शाह, हृदयनाथ शाह, नरेंद्र शाह, ये सभी क्या हुए? गोंड शासक हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका देवगढ़ का गोंड राज। ठीक है, देवगढ़ का गोंड राज। गोंड राज की 3 शाखाएं थी, हमने पहले भी डिस्कस किया। गोंड राज की जो पहली शाखा थी वो क्या थी? जो मेन शाखा, वो गढ़मंडला की गढ़कटंगा की शाखा। दूसरी देवगढ़ की शाखा थी छिंदवाड़ा में। और तीसरी शाखा क्या थी आपकी?
खेड़ला के गोंडराज, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, बैतूल वाले गोंडराज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है आपका वो है देवगढ़ की शाखा में, कि देवगढ़, अब हुआ क्या, देवगढ़ की शाखा का उदय क्यों हुआ, देवगढ़ की शाखा का उदय इसलिए हुआ क्योंकि गढ़मंडला की शाखा का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है, वो लोग क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो इनमें जो प्रमुख राजा आता है सबसे पहला वो क्या है आपका, राजा जाटवा। राजा जाटवा क्या करेगा, देवगढ़ का किला बनवाएगा, जिसका वर्णन आपके आईने अकबरी और अकबरनामा में है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि देवगढ़ का जो किला है वो कहाँ है, छिंदवाड़ा में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका वर्णन कहाँ है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी में है। इसके अलावा जो दूसरा शासक होता है यहाँ पे वो कौन है, कोक शाह द्वितीय। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाएगा और नाम अपना क्या रख लेगा, इस्लाम यार खान, इस्लाम यार खान, ठीक है। तो कोक शाह द्वितीय कहाँ का शासक था, देवगढ़ की जो गोंड वंश की शाखा थी वहाँ का शासक था ये। तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक है यहाँ वो है महिपत शाह। महिपत शाह क्या करेगा, औरंगजेब से संधि करेगा और देवगढ़ का नाम बदल देगा, क्या कर देगा, देवगढ़ का नाम बदल के इस्लाम नगर। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि देवगढ़ का नाम किसने बदला। इसके बाद यहाँ पे जो शासक आता है वो है चांद सुल्तान। तो इसने जो वो था देवगढ़ का गोंड राज्य था, उसकी राजधानी बदल के देवगढ़ से कहाँ कर दी, नागपुर स्थानांतरित कर दी। और इसी के समय में 1743 में क्या होता है, देवगढ़ पर मराठा सरदार राघोजी भोसले क्या करेंगे, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। तो क्या क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, जैसे राजा जाटव ने क्या किया, देवगढ़ का किला बनवाया, कोक शाह ने धर्म परिवर्तन किया, महिपत शाह ने देवगढ़ का नाम परिवर्तित कर दिया, और चांद सुल्तान ने क्या कर दिया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। तो चारों आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे जो तीसरी ब्रांच आती है, तीसरी शाखा, वो है खेड़ला के गोंडराज। खेड़ला कहाँ है, बैतूल में। तो इतिहासकार फरिश्ता जो हुआ उसकी कृति तारीख फरिश्ता में खेड़ला राज का क्या है, उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, जिसके प्रमुख शासक कौन हुए, राजा इल, नरसिंह एवं जैतपाल। इल, नरसिंह और जैतपाल ये उसके क्या थे, प्रमुख शासक थे। अब यहाँ पे हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है 1423 का गागरौन अभियान। 1423 का गागरौन अभियान की 1423 में होशंग शाह के इस अभियान हेतु नरसिंह राय ने, यहाँ का जो खेड़ला के गोंड राज के शासक थे नरसिंह राय, उनने अपने पुत्र चांद जी और खेमजी को भेजा था। तो जो आपका गागरौन अभियान है उसके संबंध में बस इतना याद रखना है कि संबंधित किस चीज से है और हुआ कब, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका गोंड राज की कहानी थी। अब यहाँ पे आपको कुछ पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं जो कि गोंड राज से संबंधित हैं। उनमें से कुछ पुस्तकों के नाम आपको अपने परीक्षा के उसमें दृष्टि से याद रखने हैं। इसमें एक है संग्राम शाह जो शासक है, उनकी खुद की पुस्तक रस रत्न माला, अच्छे से याद रखनी है आपको, रस रत्न माला, ठीक है। इसके अलावा महेश ठक्कुर की पुस्तक हुई है आलोक दर्पण, तिथि तत्व चिंतामणि और सर्वदेश वृतांत संग्रह, ठीक है। इसके अलावा दामोदर ठक्कुर की पुस्तक हुई है आपकी संग्राम शाहीय विवेक दीपिका, संग्राम शाहीय विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय, ठीक है। इसके अलावा केशव जो लौगाच्छी हुए हैं उनकी पुस्तक, केशव लौगाच्छी की पुस्तक नरसिंह चंपू, मीमांसत प्रकाश, रामकृष्ण अवतार नष्टम, न्याय चंद्रिका और अंत्योष्टि पद्धति। इन सभी पुस्तकों में क्या है, गोंड राज्य का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक हुए हृदय शाह, इनके द्वारा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश पुस्तकें लिखी गई। भानुदत्त मिश्र द्वारा रस मंजरी नामक पुस्तक लिखी गई। लक्ष्मी प्रसाद द्वारा गजेंद्र मोक्ष पुस्तक लिखी गई। रूपनाथ झा द्वारा राम विजय महाकाव्य और गणेश नृप वर्णन नामक पुस्तक लिखी गई, ठीक है। तो इन पुस्तकों को आपको याद रखना है क्योंकि इन पुस्तकों में गोंड राज्यों का वर्णन मिलता है। तो ये पूरा क्या था आपका गोंड राज था, जिसमें हमने रानी दुर्गावती के बारे में, उनके जो युद्ध गढ़कटंगा का, उसके बारे में विस्तार से देखा है। इसके अलावा हमने आज जो देखा वो क्या था आपका, मध्य प्रदेश में मुगल वंश का प्रभाव था, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इनके कालखंड को विस्तार से देखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।